नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए उससे रिलेटेड क्लास है और इसमें हम समझेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमने जनरल साइंस के क्वेश्चंस को आपके लिए लाए हैं और इन क्वेश्चंस में कई बार कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसे आप प्रॉपर तरीके से देखें। साथ ही एक अनुमान आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप ये एग्जाम अच्छे से फाइट कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए गर्म जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, गर्म जल का पृष्ठ तनाव कम होता है, साबुन का कम होता है इस्तेमाल, और डी कोई पृष्ठ तनाव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो गर्म जल, जैसे पानी को हम गर्म करते हैं उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से जो डिटर्जेंट होता है उसमें अच्छे तरीके से घुल जाता है और जो मैल होता है आपका आसानी से निकल जाता है। तो गर्म कपड़ों को, गर्म पानी में अगर कपड़ों को हम धोते हैं तो पानी गर्म होने के कारण पृष्ठ तनाव कम होगा और कपड़े ज्यादा अच्छे से साफ होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर.एच. विक्टर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है आर.एच. विक्टर के द्वारा जो उन्होंने जगत का वर्गीकरण किया था उसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए एनिमेलिया, बी प्लांटी, सी मोनेरा और डी जंतु स्तनीय जंतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनीय जंतु जो है वो आर.एच. विक्टर के द्वारा वर्गीकृत जगत में शामिल नहीं है। और आर.एच. विक्टर ने 1969 में, ये याद रखें, 1969 में जीव जगत का वर्गीकरण बताया था और इन्होंने इस प्रणाली के अंतर्गत 5 जीव जगत बांटे थे और इस 5 जीव जगत में मोनेरा शामिल था, प्लांटी शामिल था, एनिमेलिया शामिल था, इसके अलावा फंगी इसमें उन्होंने लिया था और इसके अलावा एक और प्लांटी, मोनेरा, फंगी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो ये 5 जगत में इन्होंने बांटा था और ये 1969 में आर.एच. विक्टर ने बांटा था, ये आप याद रखेंगे। तो जब तक ये पांचों आपको याद नहीं होंगे इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा डीपली याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम की इकाई है। अब इसमें वंशानुक्रम की इकाई बोला है, यानी सीधे सीधे आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है गुणसूत्र, बी है क्रोमेटिन, सी जीन, डी कोशिका। तो इसका सही उत्तर आप दे चुके होंगे, सही उत्तर इसका है जीन। जीन जो है वंशानुक्रम की इकाई माना जाता है और जीन दो चीजों से मिलकर के डीएनए जीन बनता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए जो होते हैं, डीएनए और आरएनए से ये बनी हुई एक कार्यात्मक इकाई होती है और जीन जो होता है एक्चुअली आनुवांशिकता शो करता है कि अगर हमारे माता पिता में जो गुण है वो हम में आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो गुण आए हैं वो जीन के कारण आए हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई, मान लीजिए, डिफेक्ट होता है जीन, किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे माता पिता को, तो वो भी हमें आ जाती है। कोई अच्छी क्वालिटी है तो वो भी हमें आ जाती है। बीच में आपने जीन थेरेपी के बारे में भी सुना होगा। जीन थेरेपी जो होती है, इसमें अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है या कुछ है तो डीएनए और आरएनए में परिवर्तन करके, यानी जीन में हम परिवर्तन करके उस तरह की आनुवंशिक बीमारियों को कम कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी अब आप याद रखें, डीएनए आरएनए से संबंधित है, ये भी याद रखें। और वंशानुक्रम की सबसे छोटी इकाई जीन को माना जाता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है। तो आपको यहाँ डायरेक्ट पूछा है कि पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है, मतलब ये पता लगाया जा सकता है कि इसके पिता कौन है। ऑप्शन ए है कैरियोटाइपिंग, बी रक्त आधान, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डी है एलिसा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी बच्चे के पिता कौन से हैं। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसकी खोज किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1984 में
एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज, इनका नाम आप याद रखें। इन्होंने ही पितृत्व का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किया था। मतलब फिंगरप्रिंटिंग के जनक अगर पूछता है तो एलेक जेफरीज आप उत्तर देंगे। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भी बहुत सारी चीजों में उपयोग होती है, ये भी आप याद रखें। जैसे कोई आपराधिक अनुसंधान है, किसी ने अपराध किया है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है। पितृत्व परीक्षण हमने देख लिए कि उसके पिता है या नहीं है, या उसका बच्चा है या नहीं है, ठीक है, ये सारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र में इमिग्रेशन विवाद हो जाता है, सपोज कोई दूसरे देश से आपके देश में आया है और वो दावा कर रहा है कि मैं इसी देश का हूँ, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है कि वो है या नहीं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है। तो कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर होता है, तो आपको बताना है कौन सा कारण बनता है। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी है वर्णक युक्त कोशिकाएं, सी है उपकला कोशिका और डी है मेमोरी सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकला कोशिका। उपकला कोशिका ही जो होती है वो कार्सिनोमा, जो कि एक कैंसर रोग है, का कारण बनती है। अब होता यह है कि कार्सिनोमा जो है वो त्वचा में या फिर अंगों के आंतरिक मार्गों में स्थित जो उपकला ऊतक होते हैं उसमें पैदा होता है। और कार्सिनोमा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन इसमें जैसे कुछ प्रकार मैं आपको बताता हूँ। एडेनो कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ये सारे कार्सिनोमा के प्रकार हैं, यानी ये कैंसर जो उपकला में जनित होते हैं उसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में क्षारक लवण की पहचान कीजिए। ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम नाइट्रेट, सी अमोनियम क्लोराइड और डी पोटेशियम क्लोराइड। आपको यहाँ पे पूछा है कि बेसिक साल्ट कौन सा है, कौन सा हो सकता है इनमें से, आप बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक साल्ट यानी कि क्षारक लवण के रूप में पाया जाता है। अब ये अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो हाइड्रोक्सिल जो आयन होते हैं वो उसके द्वारा ये प्रतिस्थापित होते हैं और क्षारक लवण बनाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, एक क्रिस्टल में अणु एक साथ रिक्त से बंधे होते हैं। तो आपको बताना है किसी क्रिस्टल में अणु जो है वो एक साथ कैसे बंधे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए हाइड्रोजन बंधन, बी बाइपोलर बाइपोलर आकर्षण, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण और डी वेंडर वाल का आकर्षण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेंडर वाल का आकर्षण। वेंडर वाल के जो आकर्षण होते हैं ये जनरली जो होते हैं कम आकर्षण, एक बिल्कुल स्लो वाला आकर्षण होता है। लेकिन इसमें होता यह है कि जैसे दो अणु है, दो अणु में दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, एक पॉजिटिव पोल हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। तो ये आपस में आकर्षण ना करके किसी दूसरे वाले अणु के साथ में आकर्षण करते हैं और यहाँ पर एक बंध बना लेते हैं। इसे ही वंडर वाल का आकर्षण बल कहते हैं। और ये अस्थायी तरह के बंधन होते हैं और ये क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ऑप्शन ए है लिथियम आयन, बी सोडियम आयन, सी ऑक्सीजन रेनायन और डी है फ्लोरीन रेनायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन रेनायन। इसके लिए जो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है यानी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन के पास में है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से रिक्त उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी सल्फर से और डी जल से। तो इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। अगला प्रश्न है, जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज का युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है। अब इसमें ऑप्शन है ए घातक हथियारों के प्रयोग से, बी रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से, सी धारदार हथियारों के प्रयोग से और डी संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग को रोकता है। जेनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ था, अगर इस तरह से कुछ पूछ लिया जाता है तो आप इसकी डेट भी याद रखें। ये हुआ था
8 फरवरी 1928 को। आज 8 फरवरी 1928 को जेनेवा प्रोटोकॉल लागू किया गया था और इसमें बोला गया था किसी प्रकार के जो जैविक और रासायनिक हथियार हैं इनका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि युद्ध हो रहा है और युद्ध के दौरान किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर कोई ऐसे हथियार डाल दिए जिससे किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है या फिर कोई संक्रमण फैल सकता है या जहरीली गैसें उसमें आ सकती है, तो ये सब जेनेवा प्रोटोकॉल में प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का अच्छा उदाहरण है? तो उसमें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात की है। ए सागर, बी कृषि भूमि, सी पेड़ पौधे और डी पोखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि भूमि। कृषि भूमि निश्चित तौर पे मनुष्यों के द्वारा डेवलप की गई होती है और ये एक बढ़िया सा पारिस्थितिक तंत्र है जिसको मनुष्य ने बनाया है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैव और अजैव, ये आपको याद रखना है। जैव घटक होता है एक और दूसरा होता है अजैव घटक। तो जैव घटक जिसमें जीवित चीजें होती हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, है ना, जो लाइव ऑर्गेनिज्म वो पाए जाते हैं, और दूसरा होता है अजैव घटक। अजैव घटक में आपका आ जाते हवा आ जाती है, पानी आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, खनिज आ जाती है, ये सारे के सारे जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक खासियत और होती है कि उसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो कृषि भूमि में भी ऊर्जा का प्रभाव हम देख लेते हैं। इसका जो स्टार्टिंग है वो सूर्य से शुरू होती है और जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, उसके बाद में उसे दूसरे जीव जंतु यूज करते हैं यानी उपभोक्ता के रूप में, और अंत में जब जीव जंतु एक्सपायर हो जाते हैं तो उसमें अपघटक भी पाए जाते हैं। तो एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छे उदाहरण के रूप में आप कृषि भूमि को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत के जियोग्राफिकल जोन इसमें पूछा है। ए 10, बी 8, सी 12, डी 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 बायो जियोग्राफिकल जोन में भारत को विभाजित किया गया। रीजन ये है कि भारत जो है काफी ज्यादा विविध देश है और यहाँ पर अगर ना करें तो विश्व में 7% वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं और 6.5% वर्ल्ड की ये एक है पशुओं की प्रजाति पाई जाती है, पशुओं और जीव जंतुओं की। तो आपने काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7% जो है वो आपके वनस्पति हैं और 6.5% जो है पशु और जीव जंतु पाए जाते हैं। मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं और उन सभी के लिए बायोजियोग्राफिकल जोन में बांट दिया गया है भारत को। इसमें अलग अलग जोन शामिल होते हैं, जैसे इसमें 10 जोन बोला है तो 10 जोन में आप काउंट कर सकते हैं लद्दाख और ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय की पर्वतमालाएं, तराई क्षेत्र हो गए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर हमारा जो रेगिस्तान वाला एरिया है थार, तो थार का रेगिस्तान इसमें शामिल हो जाते हैं, दक्कन के पठार, फिर पूर्वोत्तर राज्य, वहां पे अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, जिसको हम पूर्वी और पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से बोल सकते हैं, ये पाए जाते हैं। इस तरह से 10 जियोग्राफिकल जोन में भारत को बांटा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य लेमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? तो मध्य लेमेला यानी मिडिल लेमेला का सबसे अधिक या सब उसमें पाया जाने वाला सबसे प्रचुर पदार्थ यानी मोस्ट अबंडेंट मटेरियल, सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है? ऑप्शन ए है लिग्निन, ऑप्शन बी में दिया है सेल्यूलोज, सी पैक्टिन और डी है हेमी सेल्यूलोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैक्टिन। मध्य लेमेला जो है उसमें पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन जल में घुलनशील एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड, ये आप याद रखेंगे। जल में घुलनशील होता है ये पॉलीसैकेराइड और ये पानी में आसानी से घुल जाता है, जल में घुलनशील। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मध्य लेमेला में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पैक्टिन।
और इसका उपयोग जो भोजन हम करते हैं तो उसमें वो जब भी हम भोजन करते हैं तो लार जैसा बन जाता है, जेल जैसा बन जाता है, तो वो जेलिंग एजेंट के रूप में ये पैक्टिन जो है ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतरी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए वेसिकल, बी ऑक्सीसोम्स, सी ग्रेना और डी थाइलाकोइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम जो है ये क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतर में पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ये ऑक्सीसोम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी के संश्लेषण के लिए करते हैं। एटीपी के संश्लेषण के लिए करते हैं। आप जो भी भोजन करते हैं वो एटीपी के रूप में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपके बॉडी में संचित हो जाता है और जब इसका उपयोग करना होता है तो ऑक्सीसोम ही इसे संश्लेषित करते हैं और आप आपके बॉडी में ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और साथ ही ऑक्सीसोम जो होते हैं वो शरीर के अंदर ऑक्सीकरण में मदद करते हैं।